नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष। दोस्तों, कल हमारे शो में आपको मालूम होगा कि सहारा का पक्ष रखने के लिए कन्हैया शाह जी ज्वाइन किए थे, लेकिन निवेशकों ने काफी आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि अगर ये आपके शो में रहेंगे तो हम लोग नहीं रहेंगे। साहब देखिए, ऐसा है कि ठीक है, ये उनका अधिकार है, वो नहीं रहे, लेकिन हम एक मीडिया संस्थान है और हमारे कार्यक्रम में जो कोई भी आकर के अगर वो झूठ बोल रहा है तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि मैं उन्हें सवाल करूं। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है कि हम किसी भी पक्ष को बिल्कुल बंद कर दें, उन्हें आने नहीं दें। ये बात मैं मानता हूं कि आ, इनके बहुत सारे बयान से निवेशकों को बहुत पीड़ा होती है और हम निवेशकों की पीड़ा के साथ हैं। ये मैंने पहले भी कहा था, आज भी कह रहा हूं, आगे भी रहूंगा निवेशकों के साथ। किसी भी सूरत में निवेशकों के हित के लिए ही क्यूबाइब नेटवर्क की लड़ाई है, सहारा के हित के लिए लड़ाई नहीं है। ये और बात है कि मैं ऐसा मानता हूं कि अगर सहारा खुद को ठीक कर लेती है, अपनी गलतियों को सुधार कर लेती है, निवेशकों का पैसा वापस कर देती है, तो सहारा अपने रास्ते पर चले, हमें कोई आपत्ति नहीं है। तो आज हमने ये तय किया है कि कन्हैया शाह जी जो कल अपना मत रखना चाहते थे वो नहीं रख पाए, तो आज मैंने इन्हें आमंत्रित किया है और इन्होंने मुझे कहा कि सर, ऐसा कैसे हो सकता है कि आप मेरे पक्ष को नहीं सुनेंगे? आप मीडिया संस्थान है, आपको हमें भी समय देना चाहिए, जगह देनी चाहिए। मैंने कहा कि बिल्कुल मैं आपको समय दूंगा और जगह दूंगा, क्योंकि ये मेरी जिम्मेदारी है कि चाहे कसाब ही क्यों ना हो, हमको कसाब को भी जगह देना पड़ेगा। ये मेरी जिम्मेदारी है, तो मैं आपको दे रहा हूं। लेकिन मैं आज आपसे, कन्हैया जी, एक तो आपका स्वागत है, लेकिन एक बात आपको समझनी पड़ेगी कि निवेशक क्यों आपसे नाराज है, निवेशकों की क्या नाराजगी है। आपकी सारी बातें अभी तक जो है वो झूठ साबित हुई है और मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ में ये सवाल आपसे कर रहा हूं। तो ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? तो अब आप कहना प्रारंभ कीजिए, फिर मैं आपको, मेरे पास सवालों की झड़ी है आपके लिए, मैं आपसे सवाल जवाब करूंगा। जी बोलिए। नमस्कार पाठक साहब। नमस्कार सर, जहां तक कन्हैया शाह का बयान का सवाल है कि कन्हैया शाह ने जो कुछ भी आज तक कहा सब झूठा साबित हो गया, तो मैं उन सभी सवालों पर भी चर्चा करना चाहता हूं जिन जिन सवालों को लेकर के आज सवाल के सवाल के घेरों में रख करके और ये कहा जाता है कि कन्हैया शाह ने जो कुछ भी कहा झूठ बोला और उसमें से 0.01% भी सही साबित नहीं हुआ। पहली बात तो ये सर कि शुरुआत से ही मैं लोगों को पोर्टल से भुगतान को लेकर के प्रोत्साहित करता रहा और ये कहता रहा कि पोर्टल से ही भुगतान संभव है। पोर्टल से 86,000 करोड़ की भुगतान करने की पूरी प्लानिंग है। चारों सोसाइटियों की देनदारी जितनी भी है सहकारिता मंत्रालय के अंडरटेकिंग में है। कमेटी ने सहमति जताई है और कमेटी बनने के बाद भुगतान वहां से होगा। लेकिन मेरा कहने का मतलब यह था कि जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आने के बाद हो सकता है कि सहारा के ऑफिसों को पोर्टल के साथ मर्ज कर दिया जाए, तो भुगतान तेज गति से तेजी से होना शुरू हो जाएगा। मैंने कभी भी ऐसा नहीं कहा था कि हम ब्रांच खोल करके और भुगतान कर देंगे। सर, मैटर को समझने की जरूरत है। और जहां तक ब्रांच खोलने और बंद होने का सवाल है, तो सहारा ही है जो आज भी हर एक स्टेट में ब्रांच खोल करके बैठी है। पिछले 4 महीने में बहुत सारे ब्रांच खुले भी हैं। बहुत ये सवाल खड़ा किया गया कि कन्हैया शाह ने कहा लोगों को कुछ नहीं मिला, दीपावली में कुछ नहीं मिला। तो सर, मैं आपको बताना चाहता हूं कि दीपावली में भी जिन जिन ब्रांचों की डेबो कंटिन्यू था, जहां जहां ब्रांच ने अच्छा काम किया था, वहां वहां भुगतान के रूप में, टोकन मनी के रूप में दिया गया है। क्योंकि सहारा के पास लिक्विडिटी की कमी है। लिक्विडिटी की कमी होने की वजह से फील्ड में कुछ भी नहीं दिया गया। ये बात जरूर है कि मैं आज सहारा का पक्ष रखता हूं,
लेकिन मैं आज की डेट में पेड नहीं हूं, जीरो पेमेंट है, कुछ नहीं मिलता है मुझे। इवन मेरा जो एमआईएस है, आज लोग सवाल खड़ा कर देते हैं कि इसका क्या है। सर, मेरा 35 लाख रुपए का एमआईएस है, मैं भी अपने बच्चों का फी टाइम पे नहीं भर पाता हूं। लेकिन क्या मैं सहारा ने जो आज पूरे 45 साल में देश के लिए काम किया है, और जो भी आज मैं हूं सहारा से हूं, और सहारा ने गलत किया है, तो क्या मैं सहारा का पक्ष रखना छोड़ दूं? मैं नहीं छोड़ सकता, क्योंकि मैं अवसरवादी नहीं हूं, मैं स्वार्थी नहीं हूं। मैंने पहले भी कहा है कि मैं पैसे के लिए सहारा में ज्वाइन नहीं किया। अगर मुझे पैसे कमाने होते तो मैं एसबीआई छोड़ करके सहारा में नहीं आता। मैं 2004 में एसबीआई में ज्वाइन कर चुका था, और आज की डेट में मैं रीजनल मैनेजर या तो स्टेट हेड होता, क्योंकि मेरी क्वालिफिकेशन उतनी है। लेकिन उस बात पर हम नहीं जाना चाहते हैं। आज लोगों को अपेक्षा है कि सहारा भुगतान करे, लेकिन सहारा के साथ में जो परिस्थिति है उसको समझने या उसको समझना लोग नहीं चाहते। क्या सहारा के ऊपर, या क्या सहारा आज मजबूर नहीं है? क्या ये आंदोलनकारी सहारा की मजबूरी का फायदा नहीं उठा रहे? ये जितने भी आंदोलनकारी हैं, क्या आंदोलनजीवी नहीं बन चुके हैं? मैं 2 दिन पहले एक आंदोलनकारी का अध्यक्ष का बयान सुन रहा था। वो क्या बयान दे रहा था कि मैं देखता हूं कि बस्ती में कैसे ब्रांच खोल देगा, मैं देखता हूं कि तुम लोग ब्रांच खोल करके काम कैसे कर लोगे। तो सर, इनका मनसा क्लियर है, इनकी इंटेंशन क्लियर है कि ये लोग सहारा को देखना नहीं चाहते। ये नहीं चाहते कि सहारा फिर से उसी अंदाज में काम करे। ये नहीं चाहते कि सहारा के साथ इंसाफ हो। ये सिर्फ यही चाहते हैं कि सहारा बर्बाद हो जाए। और आज एक आंदोलनकारी उसी के गोद में जाकर के बैठ गया है जिसने सहारा को बर्बाद करने की पूरी प्लानिंग की। उसी कांग्रेस के गोद में जाकर के बैठ गया है और बोलता है कि हम निवेशकों के हित में काम करते हैं। सहारा को बर्बाद करने के पीछे आज जो इंडिया गठबंधन है वही लोग हैं। मैं उस बात को पहले भी कह चुका हूं कि सहारा के साथ साजिश हुआ। उस साजिश में पी चिदंबरम शामिल है। उस जज को वो चीफ जस्टिस भी उस समय का जस्टिस जो थे वो शामिल थे, राधा कृष्णन साहब शामिल थे। अगर इसकी पूरी तरह से जांच होगी तो सेबी के चेयरमैन भी उसमें शामिल है, बहुत सारे आरबीआई के गवर्नर भी उसमें शामिल है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी शामिल है। इसकी जांच होनी चाहिए। सहारा श्री कोई भी एक भी पॉइंट पर गलत नहीं थे। आज यही कारण है कि मैं सहारा श्री के साथ हूं और सहारा के साथ हूं। एक भी कानून का उल्लंघन उन्होंने नहीं किया है। यही कारण है कि आज सहारा के ऊपर बेनामी संपत्ति और कस्टमर फिक्सेस का आरोप लगा करके और उनको जेल भेज करके और उस पर कार्रवाई हो रही है। और आज भी ईडी की इंक्वायरी चल रही है, सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन की इंक्वायरी चल रही है। लोगों को समझने की जरूरत है। फिर भी सहारा ब्रांच खोल करके बैठा है, और जो आज की तत्कालीन सरकार है उस पर सवाल खड़ा किया जाता है। मैं शुक्रगुजार हूं इस सरकार का जिन्होंने सहारा श्री को बाहर निकाला। मैं शुक्रगुजार हूं इस सरकार का जिन्होंने कमेटी बनाई और सभी निवेशकों का पैसा सुनिश्चित किया, भुगतान देने का सुनिश्चित किया कमेटी बनने के बाद। नहीं तो अगर ये कांग्रेस की सरकार रह गई होती तो किसी को एक पैसा नहीं मिलता है। पूरा का पूरा सरकारी तिजोरी में पैसा जाने वाला था। जिस तरह से सहारा श्री का जान ले लिया गया, उसी तरह से सहारा की पूरी संपत्ति को दिवालिया घोषित करा करके सहारा के पास जितनी भी लिक्विडिटी थी सबको सरकारी तिजोरी में डालने की पूरी प्लानिंग थी। और आज ये बात करते हैं कि हम सहारा के शुभचिंतक हैं, और उसके पास जाकर के और वहां जाकर के आप लोग ये दिखाना चाहते हैं कि हम सहारा के कस्टमर का शुभचिंतक है। आज जो हेमंत सोरेन की सरकार है, पिछले 5 वर्षों से उनकी सरकार थी, क्या कर लिया हेमंत सरकार? और क्यों ये राज्य सरकार या केंद्र सरकार का मामला नहीं है, सीधा सुप्रीम कोर्ट का मामला है। इसमें कोई भी सरकार शामिल कैसे हो सकता है? कैसे कोई सरकार इंटरफेयर कर सकता है? और अगर किया है तो वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला है, वो कोर्ट समझेगा। ये न्यायपालिका का मामला है सर, इसमें किसी का कोई इंटरफेरेंस नहीं हो सकता। ये सुप्रीम कोर्ट विचाराधीन है। ये सिर्फ और सिर्फ राजनीति करने की बात हो रही थी। जहां तक माननीय अमित शाह जी का सवाल है कि उन्होंने झारखंड में चुनाव से पहले जाकर के पाई भुगतान करने की बात कही, तो वो उनका अधिकार था, क्योंकि वो सहकारिता मंत्रालय है, वो सहकारिता मंत्री है, सहकारिता मंत्रालय उनके हाथ में, और कमेटी के मेंबर है, और क्योंकि जवाबदारी उनके पास है, और उन्होंने गारंटी लिया था कि हम एक पाई का पूरा भुगतान चारों सोसाइटियों का करेंगे, जिसमें 86,000 करोड़ की देनदारी है, जिसकी देनदारी 1,10,000 या 1,20,000 करोड़ टोटल होगी। और वो पूरी देनदारी के लिए कमेटी बनी है, पोर्टल बना है। आज पूरे देश को यह जानने की जरूरत है कि सहारा आज भी सुप्रीम कोर्ट के अधीन है। एमबी वैली सुप्रीम कोर्ट के पास है, 32 प्रॉपर्टी सेबी के पास है,
आज के कुछ दिन पहले, 4 दिन पहले एक सवाल खड़ा किया गया कि सहारा की संपत्तियां औने पौने भाव में बेची जाती है। सर, सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस में सेबी के निर्देशानुसार जो ब्रोकर अपॉइंट किए गए थे, उन ब्रोकरों के तहत सहारा की प्रॉपर्टी नीलाम की गई है, या तो उसका सेल डीड बना है, जिसमें एचडीएफसी रियलिटी और एसबीआई कैपिटल, वैसे तो 7-8 थे, जिसमें बाकी 4-5 लोग भाग गए थे, छोड़ दिए, बोले हम सहारा की प्रॉपर्टी सेल नहीं करवा पाएंगे। तो ये सब जितने भी प्रॉपर्टियां सेल हुई है, जो भी सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है, जो भी सेबी के सर्कुलर है, उसके हिसाब से हुआ है। कोई भी प्रॉपर्टी सहारा बेच करके और ब्लैक मनी के रूप में अपने यहां नहीं लेकर के आई है, और जिसने भी प्रॉपर्टी खरीदी है उसके ऊपर इंक्वायरी हो जाए, उनका इन्वेस्टिगेशन करवा दिया जाए, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। ये जो आरोप है बेबुनियाद है। सहारा ने कोई भी गलत काम नहीं किया है, कोई भी प्रॉपर्टी औने पौने भाव में नहीं बेचा है। और ये जो भोपाल की प्रॉपर्टी की बात की जा रही है कि संजय पाठक साहब के परिवार को इन लोगों ने 200 करोड़ की प्रॉपर्टी 50 करोड़ में दे दिया। सर, ये कैसे संभव है? ये कैसे संभव है? संजय पाठक जी का खुद का बयान देख लीजिए, सुन लीजिए आप। उन्होंने कहा है कि जो भी नियम के हिसाब से, जो भी सर्किल रेट के हिसाब से उसका प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन था, उसी वैल्यूएशन पे हम प्रॉपर्टी को बाय किए। इसमें सहारा की कहीं से भी कोई इंटरफेरेंस नहीं है। आज जो आंदोलनजीवी लोग हैं, जो आज आंदोलन के ऊपर जीना चाहते हैं, सहारा के ऊपर, सहारा के कंधे के ऊपर बंदूक रख करके चलाना चाह रहे हैं, उनके पास कोई दूसरा विकल्प आज जीविकोपार्जन का नहीं रह गया। वो सिर्फ और सिर्फ सहारा के नाम पर जी रहे हैं, और सहारा को किसी भी तरह से कटघरे में खड़ा करना चाह